बात बताता हूँ, देखते आप ग्रास्प कर पाते हैं कि नहीं। अगर सन है तो हमारा क्लाइमेट है, अगर सन नहीं है तो हमारा क्लाइमेट भी नहीं है। बताऊं कैसे? इससे पहले हम इस कॉन्सेप्ट पे आए, जल्दी से हम सन के बारे में समझ लेते हैं कि सन एक्चुअल में है क्या। सन आपका एक गैस जाइंट है, बड़ा सा गैस का गोला है जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस चलती रहती है। मतलब कई हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं जो लगातार फ्यूज होते हैं और एक नया एलिमेंट हीलियम बनाते हैं, और इस प्रोसेस के दौरान बहुत सी एनर्जी निकलती है सन में से, रेडिएट होती है। ये जो एनर्जी रिलीज होती है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि पूरे स्पेस में फैलती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम होता है, और चूंकि ये पूरे स्पेस में फैलती है तो ऑब्वियसली हमारी अर्थ तक आती है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या सोलर रेडिएशन अर्थ की तरफ आता है, और इसका पूरा का पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है। इस स्पेक्ट्रम में जो खासकर आपकी सोलर रेडिएशन होती है उसमें 99% जो है वो अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड होती हैं। ये 99% बल्कि हमारी अर्थ की तरफ रेडिएशन आता है, और ये चूंकि अर्थ की तरफ आ रहा है इसीलिए इसको हम इनकमिंग सोलर रेडिएशन और इन शॉर्ट इंसोलेशन कहते हैं। अब ये जो इंसोलेशन होता है ये पूरे स्पेस में है, हर जगह फैल रहा है। तो हमारी अर्थ पर ये इंसुलेशन कितना आ रहा है, ये एनर्जी कितनी एग्जैक्टली आ रही है, अब इसको हम कैलकुलेट या जानना चाहते हैं, जिसको हम सोलर पोटेंशियल की तरह आगे कभी यूज करेंगे। सन की ये जो इंटेंसिटी है या जो एनर्जी है वो उसे हम अर्थ के आउटर एटमॉस्फेयर पर मेजर करते हैं, उस पॉइंट पर जहां से जो इंसुलेशन हो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो उस पॉइंट के। यहाँ पर डायग्राम में देख ही सकते हैं, और ये जो वैल्यू निकल के आती है इसको हम सोलर कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली ये पूरी अर्थ पर इतनी कांस्टेंट एनर्जी आ ही रही होगी। सोलर कांस्टेंट की डेफिनेशन यहीं से निकल के आती है, इट इज द इंसुलेशन रिसीव्ड पर यूनिट एरिया मेजर्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। खासकर कौन सा प्लेन, दैट इज परपेंडिकुलर टू द रेज। इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो लगभग 1350 से 1360 वॉट पर मीटर स्क्वायर निकल के आती है। कई जगह अलग अलग भी है, डेरिवेशन के हिसाब से 1397 भी आती है, पर हम 1360 मान के चलते हैं क्योंकि ये बेसिक और स्टैंडर्ड है, और आपके एग्जामिनेशंस में लिखने में भी ये डेटा में कोई बुराई नहीं है। हम कब कर रहे हैं, जब हम ये मान के चल रहे हैं जो सन है वो एग्जैक्टली ओवरहेड है, कहाँ पर, इक्वेटर के, बिल्कुल इक्वेटर के से वर्टिकल है वो। और इसी कंडीशन में हम एक और चीज समझते हैं कि इंसुलेशन का रिलेशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मानते हैं कि एब्सोल्युटली इंसुलेशन जो है वो रिसीव हो रहा है, मतलब 100% इंसुलेशन रिसीव हो रहा है ऑन इक्वेटर, तो जैसे ही हम लैटिट्यूडनली बढ़ते हैं, चाहे हम नॉर्थ पोल की तरफ जाए या साउथ पोल की तरफ जाए, तो इंसुलेशन का परसेंटेज है वो कम होता जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ जो है वो स्फेरिकल या राउंड इन शेप है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जैसे जैसे हम लैटिट्यूडनली मूव करते हैं उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस सन की रेस को या इंसुलेशन को लगता है चलने में, और ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ता है, इसीलिए ऊपर तक पहुँचते पहुँचते इंसुलेशन की जो परसेंटेज है वो कम होता जाता है, या आपकी रेस भी जो होती है वो कम होती जाती है। तो ये सारी बातें हम कब कंसिडर कर रहे हैं? जब सन इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर है। पर क्या सन हमेशा इक्वेटर के ऊपर रहता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। कैसे, वो भी समझ लेते हैं जल्दी से। पर इससे पहले हम ये सारी चीज़ें समझे, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप राशिफल में विश्वास रखते हैं? नहीं, मैं तो थोड़ा बहुत रखता हूँ। इनफैक्ट मेरे घर में मेरे पापा कर्क राशि मतलब कैंसर है, और जो मेरे भैया हैं वो कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि। क्योंकि इतनी अलग अलग राशियाँ हैं तो दोनों की पर्सनालिटीज़ अलग है, इसलिए दोनों में कोई ना कोई बातों पे टसल ही लगा रहता है, कोई ना कोई डिस्कशन होता है, विवाद होता है। और उसमें पिसता कौन है? भाई मैं, क्योंकि भाई घर का चिराग तो मैं ही हूँ ना। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, कई बार पापा की साइड ले लेता हूँ, और जब भैया गुस्सा हो जाते हैं तो भैया की साइड ले लेता हूँ, और जब दोनों गुस्सा हो जाते हैं तो मैं न्यूट्रल हो जाता हूँ, बीच में रहता हूँ। ये एनालॉजी समझ पा रहे हैं क्या आप? हाँ भैया, घर का स्टार हूँ मैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। हमारा जो सन है और हमारी अर्थ है, ठीक है नहीं, हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी सी खिसकी हुई है। खिसकी हुई मतलब अपने एक्सिस पे टिल्टेड है। नॉर्थ पोल से या तो फिर उसके एक्सिस से देखे तो 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है, और अपने ऑर्बिटल प्लेन से वो 66.5 डिग्रीज इंक्लाइंड है। ये इंक्लिनेशन की वजह से बहुत सारा असर पड़ता है क्लाइमेट पर। कैसे, वो भी देख लेते हैं। चूंकि अपने एक्सिस पर इंक्लाइंड है तो ये रोटेट करती है, और एक दिन लेती है, लगभग 24 आवर्स लेती है एक रोटेशन कंप्लीट करने में। उसी के साथ साथ ये एक ऑर्बिटल प्लेन में सन के अराउंड भी घूमते हैं, जिसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं, जो कि 36.25 डेज या 36
365 डेज अप्रॉक्सीमेटली उसके लगते ही लगते हैं, 364.25 डेज पे जिसको हम कहते हैं। तो एक साल लगता है उसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, और जिस ऑर्बिट में ये रेवोल्यूशन होता है वो जो प्लेन ऑफ ऑर्बिट है थोड़ा सा वो भी इंक्लाइंड रहता है, प्लस ये जो ऑर्बिट है ये सर्कुलर ना होकर इलिप्टिकल होता है, जिसमें सन जो है वो एक फोकस के पास मौजूद रहता है। इसी कारण से ऐसे दो पॉइंट निकल के आते हैं, पहला जब अर्थ सन के सबसे करीब होती है और दूसरा जब अर्थ सन से सबसे दूरी पर होती है। जो पॉइंट जहां पर अर्थ सबसे करीब होती है सन के उसको हम पेरिहीलियन कहते हैं, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 91.5 मिलियन माइल्स, और वो पॉइंट जब अर्थ सन से सबसे दूर होती है उसको हम एपिहीलियन, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 94.5 मिलियन माइल्स होता है। ये डिस्टेंस का क्या सिग्निफिकेंस होता है आप खुद ही समझ जाइए। जब सन के पास होगी अर्थ तो अर्थ पे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ज़्यादा गर्मी महसूस होगी, इंसोलेशन ज़्यादा रिसीव करेगी, और जब अर्थ सन से दूर होगी तो इंसोलेशन कंपेरेटिवली या एनर्जी जो होगी वो थोड़ी सी कम रिसीव कर पाएगी। इसी के साथ साथ आपको पता ही है कि अर्थ जो है थोड़ी सी खिसकी हुई है कि नहीं, हमने एक्सिस पे टिल्टेड है। तो अपन ये पहला केस कंसिडर करते हैं इसके मोशन का। फर्स्ट केस ऑफ मोशन जब अर्थ के इक्वेटर के जस्ट एग्जैक्टली ऊपर है सन, मतलब इक्वेटर पे शाइन कर रहा है सन। इस केस में देख सकते हैं आप कि अर्थ का ये फेस पूरी तरीके से ब्राइट साइड की तरफ है या तो फिर सन को फेस कर रहा है। तो इस समय पूरी अर्थ पर इक्वल डे और इक्वल नाइट फेस करेगा ये फेस, है कि नहीं। इस कंडीशन को हम इक्विनॉक्स कहते हैं, और ये फर्स्ट इक्विनॉक्स इसको हम कंसिडर करते हैं क्योंकि साल में पहली बार ये होता है, और जिस तारीख को होता है वो है 21 मार्च। चूंकि ये स्प्रिंग का मौसम होता है इसलिए इसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स या वर्नल इक्विनॉक्स भी बोलते हैं हम लोग। उसके बाद जैसे जैसे मार्च से बढ़ते जाएंगे, मार्च से अप्रैल, मई, जून, और जून आती है 21 जून के आसपास। अब फिर से ये वाला जो पॉइंट होता है आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सन के सामने आ जाता है। ये पॉइंट जो है ये इक्वेटर पे ना होके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पहुंच चुका है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड ऑब्वियसली। ये पॉइंट पर जब हम देखते हैं, जब इस डेट पर सन दिखता है हम इन पॉइंट्स पर लगातार, तो हम यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन ट्रैवर्स कर लेते हैं जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, क्योंकि इस समय कर्क राशि देखने को मिलती है हमको। ज़ोडिएक साइन समझ में आया यहाँ पे, इसीलिए इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और सन जो है वो एग्जैक्टली कहाँ होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर शाइन करता है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख के बता ही सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा मौसम होगा। एग्जैक्टली समर हमको यहाँ पे फील होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर फील होगा। इसी कारण से इसको हम समर सॉल्स्टाइस भी कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रेफरेंस पे। 21 जून को हम समर सॉल्स्टाइस कहते हैं। फिर जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, और फिर आती है सितंबर, और 23 सितंबर नेक्स्ट डेट है जहां पर हमको फिर से सन इक्वेटर के एग्जैक्टली ऊपर ओवरशाइन करता हुआ दिखता है या शाइन करता हुआ दिखता है। तो ये जो है वो शाइन करता है एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर, तो हम इसको फिर से क्या बोलेंगे? इक्विनॉक्स। और इस समय ये आपका सितंबर में होता है, इसीलिए हम इसको ऑटमनल इक्विनॉक्स कहते हैं, क्योंकि ये ऑटम के समय हमको फील होता है, मतलब इक्वल डे और इक्वल नाइट। फिर सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, और अगली डेट आती है आपकी 22 दिसंबर, जब सन एग्जैक्टली ओवरहेड होता है उस पॉइंट पर जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में है। और इस सदर्न हेमिस्फीयर में पूरे पॉइंट के ऊपर होता है, तो यहाँ पर हम एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्यों? क्योंकि भाई कैप्रिकॉर्न राशि या कैप्रिकॉर्न कॉन्स्टेलेशन हमको देखने को मिलता है, इस कारण से हम इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। और यहाँ पर सन एग्जैक्टली ओवरशाइन करता है या शाइन करता है। तो ये दो पॉइंट्स में, और फिर से ये साइकिल रिपीट होती है। फिर से अगले साल की 21 मार्च आती है, फिर से 21 जून, 23 सितंबर, और इस तरीके से रेवोल्यूशन का पूरा पीरियड होता है। अब ये पेरिहीलियन और एपिहीलियन की भी डेट्स होती हैं, ये भी हम याद कर लेते हैं। पेरिहीलियन 3 जनवरी के आसपास होता है और एपिहीलियन 3 से 4 जुलाई के आसपास होता है। ये थोड़ा सा वेरी करता है, उसका कारण है क्योंकि वॉबल करता है सन भी, और हम थोड़ा सा स्टार के रेफरेंसेस में बात करते हैं तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती है। तो 3 और 4 जुलाई का एपिहीलियन होता है, 3 जनवरी को पेरिहीलियंस होता है। तो सारी डेट क्लियर है। अब इसको मेरे वाले एग्जाम्पल से वापस कनेक्ट करके देखते हैं कि कैसे मैं जो घर का स्टार या सन था वो कैसे कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में होता रहता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इक्वेटर पहली बार कहाँ पर है, सन कहाँ पर है? पहली बार इक्वेटर के ऊपर है। इक्वेटर के ऊपर कौन सी डेट को होता है? ये होता है 21 मार्च को, जिसको हमने क्या कहा था? स्प्रिंग या वर्नल इक्विनॉक्स। उसके बाद सन जो है ट्रैवर्स करता है, फिर अगली डेट 21 जून को हमको समर सॉल्स्टाइस महसूस होता है। समर सॉल्स्टाइस जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सनशाइन करता है, फिर सन वापस आता है इक्वेटर पे। फिर नेक्स्ट आपका इक्विनॉक्स होता है
3 सितंबर को, जिसको हमने ऑटमनल इक्विनॉक्स बोला था। फिर 23 सितंबर से अगली डेट आती है 22 दिसंबर, जब हमको सन जो है एग्जैक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर महसूस होता है। यहाँ पर हम जो कंडीशन होती है उसको कहते हैं विंटर सॉल्स्टाइस। विंटर सॉल्स्टाइस हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। और फिर अगला साल फिर लग जाएगा, फिर से इक्विनॉक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से सन जो है ऐसा कुछ पाथ ट्रैवर्स करता है, मतलब कहाँ पर रहता है वो, इन बिटवीन ट्रॉपिक्स रहता है। एक्चुअली सन कहीं नहीं जाता है। हम अर्थ के रेफरेंस में जब बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सन जो है ऐसे मोशन कर रहा है या मूवमेंट कर रहा है। एक्चुअल में अर्थ रिवॉल्व कर रही है और अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सन मूव कर रहा है। सन कहीं नहीं मूव कर रहा, हम लोग मूव कर रहे हैं। तो इसी चक्कर में पाथ ट्रैवर्स करता है। अब यहाँ से अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है कि मान लीजिए कि 10 डिग्री साउथ एक लैटिट्यूड है, तो 10 डिग्री साउथ को सन कितनी बार क्रॉस करता है एक साल में। तो आप यहाँ पर अगर लाइन खींचेंगे 10 डिग्री साउथ की, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 बार क्रॉस करेगा। 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ लाइन बनाइए यहाँ पर, इसको भी 2 बार क्रॉस करेगा। 20 डिग्री तो भी आप बना लेंगे, 2 बार क्रॉस करेगा। इन शॉर्ट इसको समराइज अगर हम करें तो इसका ये मतलब निकल के आता है कि सन जो है ट्रॉपिक्स के बीच में हर लैटिट्यूड को एक साल में कम से कम 2 बार काटता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इकलौती 2 लैटिट्यूड्स है जहां पर सिर्फ वो एक बार जाता है। कब जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वो 21 जून को जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर को वो 22 दिसंबर जाता है। ये डायग्राम आप एक बार फिर से देखिएगा और आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पर अब क्लियर होती हुई नजर आएंगी। एक सबसे मज़ेदार बात मैं आपको एक और बताता हूँ। जो सदर्न कॉन्टिनेंट्स हैं, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर पे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, उनके साथ एक चीज़ बड़ी गड़बड़ होती है। अगर आप लोग को डायग्राम ध्यान हो तो आप बता सकते हो कि विंटर सॉल्स्टाइस कब होता है। विंटर सॉल्स्टाइस दिसंबर में होता है, मतलब 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है। और पेरिहीलियन कब होता है? अप्रॉक्सीमेटली जनवरी में। तो जनवरी में सन के सबसे करीब अर्थ होती है और उसी समय सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? गर्मी का सीजन, मतलब भयंकर गर्मी। सेम टू सेम उसका ठंडी में भी होता है। ठंडी वहां पर कब होती है? ठंडी वहां पर तब होती है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन की तरफ इंक्लाइंड है, दैट इज ऑन समर सॉल्स्टाइस। हमारा समर सॉल्स्टाइस मतलब अप्रोक्सीमेटली 21 जून या जून और जुलाई के आसपास। और सन सबसे दूर कब होता है? सन से अर्थ सबसे दूर कब होती है? जुलाई के समय ही होती है। इसी कारण से दूरी के कारण भी ठंडी है, प्लस इंक्लिनेशन के कारण भी ठंडी है। मतलब गर्मी सदर्न हेमिस्फीयर में भयंकर गर्मी होती है, ठंडी सदर्न हेमिस्फीयर में भयंकर ठंडी होती है। मतलब करेला ऊपर से नीम चढ़ा, बाप रे। इस कारण से डायरनल रेंज ऑफ जो टेम्परेचर होती है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंजेस ऑफ टेम्परेचर, सदर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज या कॉन्टिनेंट्स में ज्यादा महसूस होती है, हम लोग को ज्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि गर्मी के समय भयंकर गर्मी और ठंडी के समय भयंकर ठंडी है। इसी कारण से आप एक ऑस्ट्रेलिया को जब आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की जितनी मेजर सिटीज़ हैं वो उसकी पेरीफेरी पे मौजूद हैं, बीच में मौजूद नहीं है। क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग वहाँ पर गर्मी पड़ती है और या तो फिर ठंडी पड़ती है, इसलिए समुद्र के पास रहते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा महसूस करते रहे वो लोग, ठीक है। तो इसी कारण से आपका ये चीज़ें निकल के आती है और अर्थ के आप सीजन्स देख सकते हैं। इसी तरीके से सीजन्स बनते हैं। और मैंने आपको कहा ही था कि भाई हमारा सन है तो हमारा सीजन से क्लाइमेट है, सन नहीं है तो क्लाइमेट नहीं है और लाइफ भी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको अलग अलग क्लाइमेट्स देखने को मिलेंगे विच आर बेस्ड ऑन दी लैटिट्यूड्स। यहाँ पर आप बाजू में देख सकते हैं लैटिट्यूडनल डिस्टेंस या लैटिट्यूड्स को देखते हुए ये सीजन्स बनाया गया। जैसे कि 0 से 10 डिग्रीज में हमेशा आपको हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट ही देखने को मिलेगा। उससे ऊपर जाते जाएंगे तो जैसे ही आप नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो आपको आर्कटिक और पोलार टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलेगा। चूंकि क्लाइमेटिक वेरिएशंस अलग अलग जगह देखने को मिलते हैं, इसलिए हमें वेजिटेशन अलग अलग जगह देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल मैं इक्वेटोरियल रीजन का एग्जांपल लेता हूँ। इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा समय सन बिताता है इक्वेटर के पास। चूंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा सन समय बिताता है, वहाँ पर वर्टिकल इंसोलेशन काफ़ी समय तक रहता है। वर्टिकल इंसोलेशन बहुत समय तक रहने के कारण वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। गर्मी ज़्यादा होगी तो पानी मॉइस्चर बनेगा, मॉइस्चर बन के हवा में जाएगा तो बादल बनेगा, बादल बनेगा तो बारिश करेगा, बारिश करेगा तो वहाँ पर रोज़ इक्वेटोरियल रीजन में लगभग रोज़ रेनफॉल आपको देखने को मिलती है। उस कारण से वहाँ पर वेजिटेशन बहुत होती है,
भयानक वेजिटेशन होती है। इसी कारण से ट्रॉपिकल जो आपके रेन फॉरेस्ट जिसको हम कहते हैं वो इसी बेल्ट में हमको देखने को मिलते हैं, और वो हमेशा एवरग्रीन मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि उनके पास पानी की कमी नहीं है, तो पत्ते झाड़ने की जरूरत ही नहीं है। पत्ते कब झाड़ता है पेड़? जब पानी की कमी होती है। इक्वेटोरियल रीजन में पानी की कमी होती है? नहीं, रोज बारिश होती है, एवरी डे। वहाँ पर लगभग रोज बारिश होने के कारण वो हमेशा एवरग्रीन होते हैं। एवरग्रीन होने के साथ साथ भयंकर हार्डवुड होते हैं। इतने हार्डवुड होते हैं कि कुल्हाड़ी टूट जाती है। अगर आपने को बार्को का नाम सुना होगा, विच इज ऑल्सो नोन एज एक्स ब्रेकर, अमेजोन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है हमें। तो इतना हार्डवुड होता है कि कुल्हाड़ियाँ टूट जाती है, और इसी कारण से वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं वो अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ हमको देखने को मिलती हैं। तो ट्रॉपिकल रीजन्स में जो लोगों की ह्यूमन सेटलमेंट्स और एक्टिविटी है वो अलग टाइप की है। जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाओगे, लैटिट्यूडनली बढ़ते जाएंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या तो फिर सदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ या साउथ की तरफ, वैसे वैसे आपको क्लाइमेटिक वेरिएशन मिलेगा, वैसे वैसे ह्यूमन सेटलमेंट्स अलग दिखेंगे, वैसे वैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलग अलग दिखेंगी, वैसे वैसे ही आपको प्रोडक्शन अलग दिखेगा, इंडस्ट्रीज़ का भी, एग्रीकल्चर का भी। ये क्लाइमेट की खासियत है। तो क्लाइमेट कैसे हर जगह को इन्फ्लुएंस करता है, ये चीज़ है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और वो बेल आइकन दबाना ज़रूर ना भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा ताकि इस वीडियो का फ़ायदा सभी लोगों तक पहुँच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।